ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद में फिर से एक बार आपका स्वागत है। परवेश कुरैशी, कक्षा 9, विषय हिंदी, गद्य 15, दाज्यू, जिसका प्रकार है कहानी, के बारे में चर्चा करेंगे हम। दाज्यू कहानी के लेखक आज हम शेखर जोशी जी का परिचय लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाज्यू किसे कहते हैं। दाज्यू पहाड़ी इलाके में बड़े भाई को कहते हैं। तो यहाँ लेखक ने उस बड़े भाई की कहानी का वर्णन किया है। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह कोशिका घटवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चरित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित प्रदान किया गया। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी, श्रमिक यानी मजदूर पर लिखी हुई कहानी है, जिसमें मदन का एक किरदार पेश किया गया है। मदन एक लड़का जो पहाड़ी बालक है, अपना पेट की आग बुझाने, अपने पेट को पूरा आग बुझाने या अपने परिवार को चलाने के लिए अपना घर बार छोड़कर अल्मोड़ा से छोड़कर या दूसरे शहर में आ जाता है और एक काफ़े में नौकरी करता है। और भोलेपन में जिसे वो अपना दाज्यू यानी बड़ा भाई समझता है, वही बड़ा भाई उसे एक दिखाता है और उस पर उसका आघात जो लगता है, गुस्सा, उसका एक सदमा पहुंचता है, वो इस कहानी में वर्णन किया गया है। अब हम गद्य को आगे बढ़ाएंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जहां चौक के बाहर निकलते ही बाईं बाजू यानी बाजू पर एक साइन बोर्ड यानी बोर्ड लिखा होता काफे का, वहां जगदीश बाबू ने उसे पहले देखा था। गोरा, उस लड़के को देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते, फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। यहाँ उस लड़के का वर्णन करते हुए जगदीश बाबू बताते हुए इसके अंदर उसका रंग कैसा था, उसकी फुर्ती, उसके अंदर कितनी स्फूर्ति थी, उसका फुर्तीला तेजपन था और उसकी आंखों की चंचलता है। उसकी आंखों की नज़र देखकर ही उन्होंने उसकी उम्र का अंदाज लगा लिया था कि ये लड़का 9 या 10 साल का होगा। अध जली सिगरेट का लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। यानी यहाँ वो सिगरेट जलाते हुए उसे देख रहे थे तो वो एक टेबल से प्लेटें उठा रहा था और जब पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वो सामने था, यानी उससे थोड़ा आगे जाकर उसके सामने की टेबल पर बैठे तो वो उनके पास था। घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्तियों की प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी वो लड़का कैफे में आने वाले लोगों की प्रतीक्षा इंतजार कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, यानी वो कुछ बोला नहीं और थोड़ा नम्रता यानी सम्मान देने के लिए जगदीश बाबू के सामने झुका और कुछ बोला नहीं, मुस्कुराकर चल दिया। और इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। मौन यानी शांति, उसके शांत वातावरण में ही काफ़े का मेनू यानी काफ़े हो रेस्टोरेंट वगैरह का खाने की लिस्ट, जिसमें खाने की चीज़ों के नाम वगैरह, प्राइस वगैरह, कीमतें वगैरह होती है, उसे मेनू कहते हैं। वो मेनू
था। जगदीश बाबू ने उसे सिंगल चाय का ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर पाते ही खुश हुआ, मुस्कुराया, हंसकर चल दिया और फौरन ही पलक झपकते न फौरन ही चाय हाजिर होकर ले आया। मनुष्य की भावनाएं भी बड़ी विचित्र होती है। यहाँ कहते हैं जगदीश बाबू भाई मनुष्य की भावनाएं कितनी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसर्ग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। यानी आप पता थे कि भाई आदमी एकाकीपन अनुभव नहीं करता, मगर जब कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती है तो उसे एकाकीपन उसका सामने आ जाता है। कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। अब यहाँ कहते हैं भाई कितना भी अपनापन क्यों ना हो, मगर जब व्यक्ति किसी अलग शहर में अपने परिवार को छोड़कर रहता है तो वहाँ उसे अपने सूनेपन की अनुभूति होती है और उसे अपना परिवार याद आने लगता है। जो कुछ है वो पराया है, कितना अपन नत्वहीन, पर यह कारण ही नहीं होता। अब यहाँ उन्हें जो कुछ भी लगता है वो पराया लगता है। जगदीश बाबू अपने अतीत में खो जाते हैं, उन्हें भी अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन की याद आती है। विजो या वृत्तित की किसी कथा के मूल में वो सब एक कथा यानी वार्ता के कहानी के रूप में सामने आते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है जगदीश बाबू भी अपना घर छोड़कर, घर बार, परिवार, पत्नी, बच्चे वगैरह, भाई बहन, माता पिता छोड़कर नए शहर में आकर बस गए थे और उन्हें इस चौक की चहल पहल में उस एकाकीपन को भुला दिया था। मगर आज उन्हें कुछ ऐसा लगता था कि वो मदन को देखकर उन्हें भी अपना परिवार याद आ गया था। इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर है। और उन्हें आज अनुभूति हुई और उन्हें परिवार याद आई और वो परिवार उन्हें दूर लगता था। तो और अब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं और अचानक उन्हें भी अपना परिवार याद आने लगता है। अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, यानी उन्हें भी अपना बीता हुआ कल याद आता है, जो छोड़कर यादें, पुरानी यादें छोड़कर आए थे गाँव से या इस दूसरे शहर से नए शहर में आए थे। तो उन्हें भी उस होटल, उस शहर के, पुराने शहर के काफ़े जहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है उसे काफ़े कहते हैं, काफ़े रेस्टोरेंट वगैरह छोड़कर आ गए थे। इतने में वो अतीत को भूलकर मदन चाय लेकर आ जाता है और वो सब भूल जाते हैं और उसके मदन की ओर देखते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्होंने सिगरेट को झाड़कर उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव ही हो रही हो। उन्हें अपने शंका का समाधान, वो भी अपनी सोच और शंका जो हो रही थी वो उन्होंने उसका समाधान कर लिया और अतीत को भूलकर वर्तमान में आ गए। अब वो जगदीश बाबू उस लड़के से बातचीत करते हैं और उसका परिचय जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बताता है मदन। फिर जगदीश बाबू उससे पूछते हैं, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? फिर वो जवाब देता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। जगदीश बाबू फिर उससे बार बार उसके बारे में पूछते, पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गाँव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और यहाँ उसे पहाड़ और जिले के अंदर का पता चलता है कि भाई जिला और पहाड़ किसे कहते हैं। और वो मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा का साहब, अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में अब जगदीश बाबू फिर से उसको जानने की उन्हें और इच्छा होती है तो उससे पूछते हैं कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू उससे और पूछते हैं कि भाई अल्मोड़ा में तुम कौन से गाँव में रहते हो। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। अब यहाँ जगदीश बाबू के इस सवाल को उसने शक के दायरे में, शक के उस पर डाल दिया। उसे संकोच महसूस होने लगा कि शायद ये जानते होंगे या उसी गांव के होंगे। वो इस सवाल का जवाब टालता हुआ बोला, साहब अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा मेरा गाँव। फिर भी जगदीश बाबू ने उससे पूछने की कोशिश की, नाम तो होगा ना? जोर देकर उसे पूछा कि भाई आपका गांव का नाम क्या? उस लड़के ने बताया, डोटियाल गो। वो सपूछता हुआ बोला, यानी उसे एक शर्म महसूस होने रही थी। वो ये जानता था कि उन्हें पता चल जाएगा कि ये इसी गांव के या जान पहचानने वाले परिचित होंगे। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती यानी जानकारी हुई, एकाकीपन का स्याही दूरी हो गई और जब उन्हें मुस्कुराकर मदन को बुलाया और बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव
का रहने वाला है। अब यानी उसे भी ये ऐसा लगा कि वो एक दूसरे के पहचानने वाले आजू बाजू गांव के लगे, तो उसे भी खुशी हुई। मगर मदन के मन में शक हो रहा था, वो यही चाहता था कि अगर ये मुझे जान जाएंगे और वहाँ पता चल जाएगा मैं उस फला शख्स का बेटा हूँ या उधर का रहने वाला हूँ, उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा। अब यहाँ मदन को भी अपना अतीत यानी भूतकाल याद आ जाता है और उसे उसी घर, पहाड़ी, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन या दाजू यानी बड़ा भाई, उसको भी अपना परिवार के सदस्यों की याद आ जाती है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। अब यहाँ भी उसको भी, मदन को भी जगदीश बाबू के रूप में उसके परिवार के सदस्यों की एक तस्वीर सामने आती है। उसके मन में भी सवाल होता है कि जगदीश बाबू को मैं अपना परिवार का कौन सा सदस्य मानूं, ईजा मानूं, नहीं, बाबा यानी पिता नहीं, दीदी नहीं, भूली छोटी बहन वगैरह नहीं। उसके मन में यही होता है कि भाई हाँ, उसके उसमें आता है कि भाई दाजियो ने बड़ा भाई के रूप में वो जगदीश बाबू को देखता है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की जो खाई होती है वो दूर हो जाती है और एक दूसरे को जान पहचान लगते हैं और रोजाना अब यह मामूल बन जाता है। दोनों जगदीश बाबू रोज काफे जाते हैं और वो जगदीश बाबू को देखकर फौरन ही उनके पास चला जाता है और जय हिंद कहकर उनको प्रणाम करता है। दाजू अब वो जगदीश बाबू को साहब के बदले दाजू कहता है। आज तो बहुत ठंड है दाजू, क्या यहाँ भी ह्यू यानी हिम यानी बर्फ़ पड़ेगी? अब उनसे सवाल करता रहता है वो। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, यानी वो उसके मन में उसके एक सदस्यता हो गई, बड़े भाई को मानने लगा, तो वो उसके तरह इस तरह का बर्ताव करने लगता है। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि पहुंचने में पहले से ही वहां पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जगदीश बाबू के सामने हाजिर हो जाता है। दोस्तों, ये गद्य हम पहला पार्ट इसका यहाँ तक रखेंगे, अगला पार्ट दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे।